नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज की जो खबर है ये सूत्रों के हवाले से खबर है और कुछ नेताओं से पता चला है कि बहुजन समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी, जो एक समय में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आरएसएस हुआ करती थी, उसके बीच में बातचीत चल रही है। 12 सीटों को लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि गठबंधन हो सकता है, तैयारी चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरकार बसपा से ही गठबंधन क्यों करने के लिए सहमति जता रहे हैं या बसपा से ही वो गठबंधन क्यों करना चाहते हैं, इसके कई सारे कारण हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी आखिर बहुजन समाज पार्टी ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए क्यों सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित और सबसे वैचारिक तौर पर फिट बैठती है। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो है वो 2027 में होने हैं। 2025 चल रहा है, लगभग जो है आधा साल बीत चुका है और चुनाव में 1.5 साल का वक्त अभी बचा हुआ है। अब इस 1.5 साल के वक्त में भारतीय जनता पार्टी तो अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है अपनी पार्टी के स्थापना दिवस से उसने जो है लोगों तक पहुंचने के लिए जो है अभी से जो है जन जागरण अभियान शुरू कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही तैयारी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी ने तो इस बार बीजेपी के पहले से भी तैयारी शुरू कर दी है। और आप भारतीय जनता पार्टी की बात तो बीजेपी तो खैर बड़ी पार्टी है, उसके पास इस समय सरकार है दूसरी बार। और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी जो है वो भी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है। महान दल वाले केशव देव मौर्य भी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं इस समय, जो ग्रामीण गांव पे और छोटी छोटी चौपाले जनसभाएं करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इतना नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी अभी से चुनाव में जुट गई है। और इन सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं संजय निषाद, निषाद पार्टी वाले, वो भी तैयारियों में जुट गए हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर यह देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो थोड़ा ज्यादा तैयारी करता है, वो थोड़ा ज्यादा दिखता है मीडिया में, उसके कार्यक्रम बहुत ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब सत्ता पक्ष के अलावा जो है विपक्ष की तरफ से चुनाव की तैयारी को लेकर के 1.5 साल पहले ही जो है जनता में जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और ये तैयारी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने शुरू की। बहुजन समाज पार्टी ने तो 2007 में के फॉर्मूले पर फिर से काम करना भी शुरू कर दिया है। जातीय भाईचारा सम्मेलन भी बनाए जा रहे हैं और भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय किया जा रहा है ताकि जो है समाज को फिर से पार्टी के साथ छोटी छोटी जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियों की, पिछड़ी जातियों की, वो जातियां जो किसी बहकावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों में चली गई हैं, उनको फिर से वापस लाने की कवायद शुरू की जा रही है। उसकी खुद मॉनिटरिंग भी इस समय बहन जी कर रही हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इस समय जो है जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको बहुत पता होगा कि इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अपनी जनता पार्टी जिन्होंने बनाई है, वो अक्सर अभी तक जो है उन्होंने कई जिलों का दौरा किया है और एक संविधान यात्रा वो निकाल रहे हैं। संविधान यात्रा के जरिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के बीच में जो है वो राजनीतिक चेतना का संचार भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत और सजग बना कर रहे हैं। और मैंने एक वीडियो आपको इसके पहले दिखाया था जिसमें उन्होंने खुल करके बहन जी की तारीफ की थी। रायबरेली के ऊंचाहार में जब उनको जो है सिक्कों से तौला किया गया था, बहन जी को लेकर के उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने बोला था कि बहन जी उनकी नेता रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के समय में दलितों और पिछड़ों के लिए काफी काम हुए हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कोई पद नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़कर जिस पद पर वो ना रहे हों। राष्ट्रीय महासचिव से लेके बहुजन समाज पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के, नेता प्रतिपक्ष से लेकर के, कैबिनेट मंत्री से लेकर के, संगठन में बड़े बड़े पदों से लेकर के, कोऑर्डिनेटर से लेकर के, दूसरे प्रदेशों के प्रभारी से लेकर के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ अगर बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अगर हटा दिया जाए तो ऐसे तमाम पद, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां, या यूं कहिए कि एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी का 2012 में जब सरकार गई थी, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई थी,
तो जब नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बनाया गया था तो उस समय लोग कह रहे थे कि बहन जी अक्सर दिल्ली में रहा करती थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ही एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी का चेहरा हुआ करते थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस तरीके से वो विधानसभा में दहाड़ते थे, विधानसभा में उनकी आवाज सुनाई देती थी, उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। हालांकि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के पहले ही वो किसी कारणवश बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ करके भगवा खेमे में चले गए। उनको श्रम मंत्री भी बनाया गया था, श्रम योजन मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था बीजेपी सरकार में। लेकिन बीजेपी सरकार में वो मंत्री तो रहे लेकिन मजा नहीं आया। वैचारिक तौर पर कहीं न कहीं टकराव, कहीं न कहीं मतभेद चीजें आ जा रही थी। 2005 साल वो मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अगली बार बीजेपी में बने रहते तो ये तो तय था, पक्का था कि वो दोबारा से मंत्री बनाए जाते, दोबारा से कहीं न कहीं से चुनाव लड़ते, वो जीतते। लेकिन विचारधारा के सामने कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो चेहरा है जो विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। 2017 में भले ही कुछ उनकी मजबूरियां रही हों या फिर वो अपना कोई प्रयोग करना चाह रहे हों, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन उसके बाद जब वो बीजेपी से निकले तो फिर उसके बाद लगातार वो अपनी विचारधारा के साथ अडिग रहे। समाजवादी पार्टी में जरूर आए, वो चाह रहे थे। आज जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, दरअसल मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कई इंटरव्यू लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरी कई बार उनसे बात भी हुई व्यक्तिगत तौर पे, उनके आवाज पे, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मैंने कई सारे इंटरव्यू भी लिए अपने चैनल पर। तो मौर्य जी से जब बातचीत होती थी तो वो कहते थे कि जिस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी आज आई है, जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश जी लेकर के आए, ये पीडीए का फॉर्मूला दरअसल ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कॉन्सेप्ट था। और इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए वो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी में संघर्ष कर रहे थे। और यही वजह थी कि उस समय उनके विरोध में कई सारे ठाकुर नेता और ब्राह्मण नेता मनोज पांडे से लेकर के तलवारें भांजनी शुरू कर दी थी, मैदान में उतर आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगा कि जब विचारधारा के नाम पर वहां भी टकराव हो रहा, मतभेद हो रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी में भी वो समाजवादी पार्टी में विधान परिषद सदस्य मतलब एमएलसी थे। छोड़िए, सोचिए अगर किसी को छोटे छोटे जो है नगर निकाय, नगर निगम में या कहीं पर भी छोटी मोटी जगह मिल जाती, लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग को देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा के चले आए, समाजवादी पार्टी में थे तो विधान परिषद की कुर्सी को ठोकर मार करके चले आए, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ करके चले आए। बात सिर्फ एक ही थी, जब उन्होंने सपा को छोड़ा तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उसके बाद उनके इंटरव्यू भी लिए, तो वो कह रहे थे कि सब कुछ संभव है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य वो चीज है जो विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगा। विचारधारा से जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य समझौता कर लेगा, उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रहेगा। शाक्यों का, कुशवाहों का, मौर्यों का, तो इन सब का जो नेता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में, भले ही केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम हो, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का, उनके जैसा कद्दावर, उनके जैसा ताकतवर, उनके जैसा राजनीतिक रसूख वाला, उनके जैसा जमीनी पकड़ वाला, उनके जैसा ग्राउंड जीरो पर जनाधार वाले नेता उत्तर प्रदेश में ओबीसी का कोई नहीं है। कहने को भले ही अपने आप में बहुत सारे लोग कहें कि वो ओबीसी के नेता हैं, लेकिन जो छाप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो पहचान स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय फलक पर है, वो किसी और की नहीं है। तो फिलहाल समाजवाद इस समय अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो तीन मजबूत पक्ष हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा के चले आए। दूसरी समाजवादी पार्टी, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य विचारधारा के साथ टकराव हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ तो स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने दो विकल्प बच रहे हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरा यह है बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी के साथ भी वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते यह है कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करे विधानसभा चुनाव को लेकर के। अगर फिलहाल तो अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ही काफी मतभेद चल रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी 100 के नीचे सीटें मानने के लिए तैयार नहीं है, 100 के नीचे पर, और समाजवादी पार्टी उनको जो है 30-35 सीटों से ज्यादा देना नहीं चाह रही, बहुत ज्यादा 40 सीटें।
तो इसलिए कई बार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, अविनाश पांडे हैं प्रदेश प्रभारी, बहुत सारे लोग खुलकर कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की अपनी अच्छी तैयारी है, वो 100 सीटों के नीचे नहीं मानेगी, कांग्रेस पार्टी 100 सीटों के आसपास लड़ेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में कई नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में हुआ, आरजेडी ने वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी थी, इसलिए आरजेडी सत्ता में आने से चूक गई। उसी तरीके से अगर यूपी में भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई तो समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आने से चूक सकती है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गणित है। तो फिलहाल तीसरी सबसे बड़ी शक्ति उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुजन समाज पार्टी है, भले ही सीट एक हो और वोट परसेंटेज है 10% के आसपास आ गया हो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी पता है कि जब कई सारे पुराने नेता जुड़ेंगे बसपा में और अगर कांग्रेस भी उसमें जुड़ जाएगी तो मुकाबला काफी कांटे का होगा। और बहन जी अगर आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेंगी, बसपा के पुराने और भी कई सारे नेता आएंगे, तो इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय बनाया जाएगा। और तब जो है सत्ता में हासिल होने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास चाबी रहेगी। और बहुजन समाज पार्टी उस समय 2027 के जब चुनाव के नतीजे आएंगे और चुनाव त्रिकोणीय होगा तो बहुजन समाज पार्टी उस समय जो है वो मास्टर चाबी बहुजन समाज पार्टी के पास रहेगी सत्ता तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके के गुणागणित लगाए जा रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के बारे में सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का इजाफा कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर वो उन्होंने जो पार्टी बनाई है अपनी जनता पार्टी, अगर वो अपनी पार्टी के सिंबल पर लोग अपने लोगों को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो वो बसपा के साथ 12 सीटों के आसपास डिमांड कर सकते हैं, ऐसी खबर है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो पार्टी का विलय करेंगे, क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है कि आरएलडी जो है राष्ट्रीय लोकदल है, एक क्षेत्रीय पार्टी, उत्तर प्रदेश में एक निषाद पार्टी हो चुकी है क्षेत्रीय पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो चुकी है, अपना दल क्षेत्रीय पार्टी हो चुकी है। तो ये जो चार मैंने छोटी छोटी पार्टियां बताई हैं, तो ये इनके नेता अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कद के नेता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5, 6-6 सीटें जीत करके जो सत्ता में दल है उसके साथ जो है तालमेल बैठा करके आज कैबिनेट मंत्री ये लोग बने हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी चाहेंगे कि आने वाले समय में उनकी पार्टी की अपनी एक अलग पहचान हो, ताकि वो जो है सत्ता में आने वाले समय में शामिल होने के लिए बार्गेनिंग कर सकें, मंत्री पद ले सके, अपने लोगों को विधायक बनवा सके। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब जो है राजनीति के आखिरी पड़ाव पे हैं, बहुत ज्यादा उनकी 10 साल वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे। तो वो भी चाहते हैं कि कम से कम जो है अब जब तक वो सक्रिय हैं तब तक वो ऐसी विरासत बना करके जाएं कि कम से कम वो जो है उनके बेटे हैं या भी उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हैं, उनके बेटे हैं, तो एक राजनीतिक विरासत उनके पास रहे जिसके आधार पर मौर्य समाज की राजनीति की जा सके। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसी खबरें आ रही कि गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बीच में बातचीत चल रही है। अब ये बातचीत कहां तक पहुंच चुकी है, ये कब तक फाइनल होगी, सीटें 12 ही रहती हैं या इसके आगे सीटें बढ़ती हैं, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या बहुजन समाज पार्टी में वो विलय करेंगे, बहुजन समाज पार्टी उनको राष्ट्रीय महासचिव जैसा या नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा कोई बड़ा पद दे करके सम्मानित करेगी पार्टी में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन खबर यही आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में बातचीत तो चल रही है। अब ये सीटों को लेकर के बातचीत चली है कि विलय को लेकर के बातचीत चली है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई बड़ा पद दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से केशवदेव मौर्य तारीफ कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी तारीफ कर रहे हैं बहन जी की, उस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। और दूसरा यह है कि बसपा के साथ आने की उम्मीद भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाजपा में जाने की गुंजाइश कम है, समाजवादी पार्टी से रिश्ते काफी खराब हो चुके थे, एमएलसी का पद भी वो छोड़ करके चले आए थे, इसलिए विकल्प उनके पास सिर्फ दो हैं, एक कांग्रेस का है और दूसरा बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन अगर कांग्रेस और बसपा भी मिल जाती हैं तब बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए उनके पास सबसे सुनहरा अवसर रहेगा और सबसे सम्मानित जगह भी रहेगी। अपने वो पुराने घर में आएंगे तो उनका किला भी मजबूत होगा, सीटें भी ज्यादा जीतेंगे, सम्मान भी बढ़ेगा और सत्ता में वापसी की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आपको ये वीडियो, ये स्टोरी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो ये सौदा कितने फायदे का साबित होगा, कमेंट करके जरूर बताएं।
आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर कर लीजिए, जितने भी ग्रुप हैं उन तक ये सूचनाएं पहुंचाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करिए चैनल को। एक भारत डेली पर आपको इस तरीके की तमाम स्टोरी मिलती रहेंगी बहुजन समाज से जुड़ी हुई, इसलिए एक भारत डेली को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।